हेलो दोस्तों, कैसे हो? वेलकम, आप सबका स्वागत है इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक के बिना आप 11th और 12th में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ये कोई भी एक वेक्टर होता है, अगर 2D वेक्टर होते हो तो उसके 2 कंपोनेंट मिलते हैं, 3D वेक्टर होता है तो उसके 3 कंपोनेंट मिलते हैं। तो ये 2 कंपोनेंट 3 कंपोनेंट क्या होता है, प्रैक्टिकली उसका यूज क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा क्यों है भाई? तो वो सब डिस्कस करना है आज हमको इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। लेकिन कंपोनेंट को अगर हम स्टडी करें उससे पहले हमको कुछ स्टडी करना पड़ेगा, और जिसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। चलो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है? तो देखो, कोई भी एक वेक्टर होता है अगर, तो हम क्या कर सकते हैं, उस वेक्टर को दूसरे वेक्टर के एडिशन के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये कैसे हो सकता है देखिए, चलिए मैं बताता हूं, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ये है एक वेक्टर ए। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूं, इस वेक्टर ए को दो वेक्टर यानी बी और सी वेक्टर के एडिशन के फॉर्म में अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, चलिए देखते हैं। ये एक बी वेक्टर लिया मैंने, यू कैन सी दैट, और एक सी वेक्टर लिया, यू कैन सी दैट। ओके, तो अब इस पर्टिकुलर फिगर से हेड एंड टेल मेथड अप्लाई करके आप मुझे बताओ कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, है कि नहीं? परफेक्टली बोल सकते हैं। यहां से बोल सकते हैं कि वेक्टर ए जो है वो बी प्लस सी होता है। इट्स वेरी सिंपल थिंग। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे वेक्टर ए को बी और सी के एडिशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो उसको अगर मुझे दूसरे तरीके से बोलना है तो मैं कुछ ऐसे बोलूंगा कि वेक्टर ए को मैंने दो टुकड़ों में, दो पार्ट में रिजोल्व किया। कौन से दो पार्ट में रिजोल्व किया भाई? तो कि बी और सी के अंदर मैंने उसको रिजोल्व कर दिया। ओके, चलो, अगर कोई बोले कि नहीं सर दो टुकड़ों में नहीं, मुझे तो 3 टुकड़ों में रिजोल्व करना है, तो क्या कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। देखिए, ये 3 टुकड़ों में मैं आपको रिजोल्यूशन करके दिखाता हूं। ये है वेक्टर ए मेरे पास, ठीक है। अब ये देखो, वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है और ये वेक्टर डी है, यू कैन सी दैट। अब इस पर्टिकुलर फिगर से आप क्या बोल सकते हो कि बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये तीनों 3 वेक्टर जब मिल जाएंगे आपको क्या मिलेगा? वेक्टर ए मिल जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे वेक्टर ए इज एडिशन ऑफ व्हाट? बी सी एंड डी। तो मैं क्या बोलूंगा कि वेक्टर ए इज रिजॉल्व्ड इनटू 3 पार्ट्स, बी सी एंड डी। समझ में आया रिजोल्यूशन क्या होता है? रिजोल्यूशन मतलब दूसरा कुछ नहीं है, आप कोई भी एक वेक्टर को बाकी दूसरे वेक्टर के एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको ही कहते हैं रिजोल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए, मेरे पास वही वेक्टर है ए, यू कैन सी दैट। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिए इस फिगर को और पता चल जाएगा आपको। ये एक वेक्टर लिया जिसको मैं नाम देता हूं बी वेक्टर। ये एक वेक्टर लिया मैंने, क्या नाम दिया इसको? बी वेक्टर दिया। और एक बी वेक्टर लिया, मतलब ये क्या हो गया? 2b वेक्टर हो गया, यू कैन सी दैट। ये क्या हो गया? पूरा पूरा अगर लंबा वेक्टर खींच लो तो क्या मिल जाएगा? 2b वेक्टर मिल जाएगा। तो अब क्या करेंगे, तो ये सी वेक्टर है। ओके, तो अब ये कौन सा वेक्टर है भाई? ये डी वेक्टर है। ये एक डी वेक्टर लिया, एक और डी वेक्टर लिया और एक और डी वेक्टर लेता हूं, मतलब ये क्या हो गया? 3d वेक्टर हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या बोल सकता हूं कि 2b सी और 3d, ये 6 वेक्टर है। देखो, 2b मतलब 2 वेक्टर, c मतलब 1 वेक्टर यानी तीसरा वेक्टर हो गया, और 3d और 3 वेक्टर है। टोटल 6 वेक्टर का एडिशन अगर आप करते हो तब जाके क्या मिलेगा? वेक्टर ए मिलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा? वेक्टर ए को मैंने क्या 6 टुकड़ों में, 6 पार्ट में रिजोल्व किया हुआ है। आई होप कि ये समझ में आ रहा है आपको, राइट? तो a इज इक्वल टू 2b प्लस सी प्लस 3d मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, ठीक है। तो अगर जनरल फॉर्म में बात करें, चलो यहाँ तो मैंने 2b लिया, क्या मैं 2b की जगह पे 5b ले सकता था? ले सकते थे भाई, ठीक है। यहाँ पे c की जगह पे 3c ले सकता था, ले सकता था। तो ये 5b लेता, ये 3c लेता, तो उसके हिसाब से ये 3d को भी मुझे कुछ चेंज करना पड़ता। तो इन जनरल फॉर्मेट में अगर मैं बताना चाहूं तो ये देखिए, यहाँ पे उसका जनरल फॉर्मेट मैंने लिखा हुआ है। So this is basically the general format of the resolution of vector. कोई भी एक वेक्टर को आप जितने भी चाहे उतने पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। अब इतना समझ में आ गया है अगर आपको, तो आप रेडी हो। किसके लिए रेडी हो भाई?
तो क्या कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स को पढ़ने के लिए रेडी हो? चलो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या होता है देखते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, एक वेक्टर लेने वाला हूं, वेक्टर ए, ठीक है। अब उस वेक्टर को मैं दो टुकड़ों में रिजॉल्व करूंगा और वो दोनों टुकड़े क्या होंगे, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। देखिए यहां पे यू कैन सी दैट ये वेक्टर ए को मैंने दो टुकड़ों में रिजॉल्व किया है। एक टुकड़ा है ए एक्स और दूसरा वेक्टर क्या है, ए वाई। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये ए एक्स और ए वाई जो है ये वेक्टर ए के रिजॉल्व्ड पार्ट्स है। या फिर इस पर्टिकुलर फिगर से मैं क्या बोल सकता हूं, इस फिगर से मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूं, ध्यान से देखिएगा। इस फिगर से मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई। तो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वेक्टर ए को मैंने रिजॉल्व किया है दो पार्ट्स में, और दो पार्ट्स कौन से हैं, तो ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर। अब खासियत देखिए ये दो पार्ट की, खासियत ये है कि ये दोनों पार्ट जो है ना वो एक दूसरे से क्या है भाई, परपेंडिकुलर है। तो अगर हम किसी वेक्टर के दो टुकड़े करते हैं, उसका रिजोल्यूशन करते हैं दो पार्ट्स में, ठीक है, अगर हम किसी वेक्टर का रिजोल्यूशन करते हैं दो पार्ट में और अगर ये दो पार्ट एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो ये दो रिजॉल्व पार्ट को हम क्या बोलेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बोलेंगे। समझ में आया कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है गाइस? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये रिजॉल्व वेक्टर है। कैसे रिजॉल्व वेक्टर है भाई, एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो ऐसे रिजॉल्व वेक्टर है। तो ऐसे रिजॉल्व वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, कंपोनेंट्स बोलेंगे। चलो अब इसको मैं कुछ और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ध्यान से देखिए, ये सेम चीज है, कुछ और नहीं है, ये सेम चीज है। बस मैंने ये वेक्टर जो है यहाँ पे राइट हैंड साइड से उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया है। मैंने ए वाई वेक्टर को क्या कर दिया है, ए वेक्टर की और ए एक्स वेक्टर की टेल पे रख दिया है। मतलब ये दोनों फिगर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस फिगर से भी मैं डायरेक्टली बता सकता हूं कि a इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई, है ना। तो अगर मैं फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी वेक्टर को अगर रिजॉल्व किया जाए दो पार्ट में और वो अगर दो पार्ट एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो ऐसे दो पार्ट को हम क्या बोलेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बोलेंगे। आई होप कि कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या होता है उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक फिगर दिख रही है। इस फिगर में आप क्लियरली देख रहे हो कि वेक्टर ए है, वेक्टर ए के दो कंपोनेंट्स हैं, ए एक्स है और ए वाई है। वैसे ये रिजॉल्व पार्ट्स ही है, लेकिन अब ये रिजॉल्व पार्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर होने की वजह से मैं क्या बोलता हूं, इसको कंपोनेंट बोलने वाला हूं। ठीक है, तो अब देखिए वेक्टर ए के दो कंपोनेंट है, ए एक्स और ए वाई। चलो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे ये वेक्टर ए और ए एक्स के बीच का एंगल किस क्या है भाई, थीटा है। देखिए इसको मैं एक्स एक्सिस बोल देता हूं, इसको वाई एक्सिस बोलता हूं। यानी वेक्टर ए जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो बनाता है वो है थीटा। अब इस पर्टिकुलर फिगर से मैं क्या बता सकता हूं, देखो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फिगर टेल मी व्हाट इज कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट साइड यानी ए एक्स अपॉन हाइपोटेनियस यानी ए। और यहां से मुझे क्या पता चलेगा कि ए एक्स का वैल्यू होगा ए कॉस थीटा। सिमिलरली अगर मैं साइन थीटा ढूंढना चाहूं यहां पे, तो साइन थीटा कितना होगा, तो साइन थीटा होगा ए वाई अपॉन ए। तो यहां पे ए वाई का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। तो ए एक्स का वैल्यू ए साइन थीटा हो जाएगा, सॉरी ए एक्स का वैल्यू ए कॉस थीटा हो जाएगा और ए वाई का वैल्यू ए साइन थीटा हो जाएगा। इतना तो मुझे समझ में आया। अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या कहने वाला हूं। यहाँ पे कंपोनेंट्स को बोलने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके कौन से हैं देखते हैं। चलो ये ए एक्स कंपोनेंट है जिसकी वैल्यू है ए कॉस थीटा, इसको बोलते हैं लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि वो डेफिनेटली आप देख रहे हो कि हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको बोला जाता है। फिर देखो ए एक्स को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, ए कॉस थीटा से किया जाता है, इसलिए इसके अंदर कॉस आता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसका कोसाइन कंपोनेंट भी बोल देंगे। ओके, तो इसका कोसाइन कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ये एक्स डायरेक्शन में है इसलिए क्या बोलेंगे, एक्स कंपोनेंट भी कुछ लोग उसको बोलते हैं।
ठीक है ना, इसको एक्स कंपोनेंट भी बोला जाता है। फिर और एक तरीके से बोल सकते हैं, देखो इसको बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है ना, ये देखो, ये प्रोजेक्शन करना मतलब क्या, प्रोजेक्शन करना मतलब क्या, ध्यान से समझने की कोशिश करो। मान लीजिए कि ये वेक्टर है, एकदम अंधेरे में है, एकदम अंधेरा है, और ऐसे वेक्टर खड़ा है जैसे यहां पे दिख रहा है आपको। अब मैं क्या करता हूं, ऊपर से एक टॉर्च ऑन करता हूं, और नीचे क्या है, नीचे जमीन है। तो टॉर्च की लाइट जैसे ही वेक्टर के पास होगी, ये वेक्टर का जो शैडो होगा ना, वो जमीन पे दिखेगा। अच्छा, आप आप इमेजिन कर सकते हो कि ये शैडो कैसा होगा। तो अगर आप इमेजिन करोगे ना, तो पता चलेगा कि ये शैडो ओ से शुरू होके एम तक का होगा। मतलब वेक्टर ए का एक शैडो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेक करे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, ओ एम जितनी होगी। तो ये शैडो को थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है भाई, प्रोजेक्शन बोला जाता है। ठीक है, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा, ए एक्स होगा, और इसकी वजह से इसको इस कंपोनेंट को प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं। चलो अभी ए वाई कंपोनेंट को क्या बोलेंगे यहां पे, फिर ए वाई की वैल्यू आप जानते हो, ए वाई की वैल्यू आप जानते हो, ये ए वाई है, दिख रहा है ए जी जैसा। मैं करेक्शन कर देता हूं, चलो ये हो गया ए वाई। ठीक है, तो ए वाई की वैल्यू कितनी है भाई, तो कि ए साइन थीटा है। यू कैन सी दैट ए साइन थीटा को क्या बोलेंगे, तो डेफिनेटली ये वर्टिकल कंपोनेंट है। यू कैन सी दैट, तो इसको हम बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट, है कि नहीं। फिर क्या बोलेंगे, इसके अंदर साइन आता है तो इसको हम बोलेंगे साइन कंपोनेंट, है ना। फिर क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल में है तो इसको हम क्या बोलेंगे, वाई कंपोनेंट बोलेंगे। और अगर हम बैटरी यहां पे रखते हैं तो क्या होगा, तो फिर क्या होगा, वेक्टर ए का जो शैडो है वो वाई एक्सिस पे गिरेगा, और वो शैडो कितना होगा भाई, वो शैडो होगा ओ एन जितना। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वाई एक्सिस। समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में नहीं आया, एक और एग्जांपल लेते हैं भाई। चलिए शुरू करते हैं दूसरे एग्जांपल को। अब इसमें देखिए थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है, लेकिन हाँ, यहाँ पे पहले क्या था, थीटा जो था वो विथ रिस्पेक्ट टू क्या था भाई, एक्स एक्सिस था। अभी इस केस में जो थीटा है वो विथ रिस्पेक्ट टू क्या है भाई, वाई एक्सिस है। यू कैन सी दैट, पहले एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में थीटा था ना, अब ये वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में थीटा है। तो अब क्या होगा देखते हैं। चलो अभी तो मैं इसको तो ओ एम ही बोलने वाला हूं, और इसको ओ एन ही बोलने वाला हूं। ठीक है, तो चलो अभी क्या करते हैं, यहां से फ्रॉम फिगर क्या मिलता है मुझे, फ्रॉम फिगर व्हाट इज कॉस थीटा भाई, कॉस थीटा यानी एडजेसेंट साइड बाय हाइपो होता है। तो अभी एडजेसेंट साइड क्या होगी, ए वाई होगी, और हाइपो होगा ए। तो यहां से ए वाई का वैल्यू क्या मिलेगा भाई, तो ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये साइन थीटा की वैल्यू ढूंढते हैं यहाँ पे, तो साइन थीटा कितना होगा, तो कि ये ऑपोजिट साइड होता है, थीटा का ऑपोजिट साइड होता है ए एक्स, है ना। तो ऑपोजिट साइड बाय हाइपो, तो ए एक्स अपॉन ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ए एक्स का जो वैल्यू मिलेगा वो होगा ए साइन थीटा के जितना। यू कैन सी दैट, ओके। ए वाई इज ए कॉस थीटा, और ए एक्स जो है वो ए साइन थीटा मिल चुका है। अब मैं क्या करता हूं, फिर से लिखते हैं चलो कंपोनेंट को। यहाँ पे पहले बात आते हैं ए एक्स की। तो ए एक्स क्या है, तो कि ए साइन थीटा है। ये क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल देंगे इसको, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। फिर देखो इसके अंदर क्या आता है, साइन आता है, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, साइन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बोलेंगे। ऐसा क्यों बोलेंगे भाई, देखो पहले ए एक्स को हम कॉस बोलते थे, लेकिन अब ए एक्स को हम साइन बोलने लगे। ऐसा कैसे हो गया, तो ऐसा इसकी वजह से हुआ कि पहले जो थीटा की पोजीशन थी ना, वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स थी। पहले हमारा थीटा यहां पे था भाई,
लेकिन अब हमारा थीटा जो है वो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में है, तो थीटा बदल जाने से ये हुआ है एक्चुअली, ठीक है। तो अपने कोई गलती नहीं की है। इसका मतलब यह है, कुछ लोग क्या होता है रट्टा मार लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं कि x कंपोनेंट होता है ना वो cos ही होता है और y कंपोनेंट होता है वो sin कंपोनेंट ही होता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम में हम ट्रेडिशनली क्या करते हैं, थीटा विथ रिस्पेक्ट टू x लेते हैं। तो थीटा अगर विथ रिस्पेक्ट टू x लेंगे भाई तो क्या होगा आप ही बताओ। तो फिर डेफिनेटली ये x एक्सिस के पैरेलल जो कंपोनेंट मिलेगा वो कंपोनेंट में कॉस आएगा और इसको हम क्या बोलेंगे, कॉस कंपोनेंट बोलेंगे ना। तो ट्रेडिशनली मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम में ऐसा होता है, इसकी वजह से लोग बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं कि x डायरेक्शन में कोसाइन कंपोनेंट और y डायरेक्शन में साइन कंपोनेंट होता है, लेकिन ये उस सब लोगों की गलती है भाई। आप गलती मत करना, आप थीटा को देखो, थीटा जहां पे होता है ना उसके पास वाला कंपोनेंट होता है कॉस कंपोनेंट और जो बाकी बचता है वो होता है साइन कंपोनेंट। समझे कि नहीं समझे, ये गलती कभी मत करना। चलो साइन कंपोनेंट क्या है यहाँ पे, तो ax साइन कंपोनेंट है क्योंकि वो थीटा के पास वाला नहीं है, बाकी जो बचता है ना वो कंपोनेंट है। चलो अभी मैं साइन कंपोनेंट के सिवा इसको क्या लिख सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट, इसको x कंपोनेंट भी बोलते हैं क्योंकि वो x डायरेक्शन में है। सो x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बोलेंगे इसको। फिर क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो कि देखो प्रोजेक्शन की बात करें तो हम वही बोलेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ओके, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे है ये, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस। तो वो सीधी सी बात हो, अब ए वाई की जगह ए एक्स की बात क्या करेंगे, ए वाई की बारी है। चलो ए वाई होगा ए कॉस थीटा, ये कौन सा कंपोनेंट है भाई, ए कॉस थीटा। ए वाई वर्टिकल कंपोनेंट है तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। फिर क्या करेंगे, ये देखिए ए वाई में कॉस आता है इसलिए हम क्या बोलेंगे, कोसाइन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बोल देंगे इसको। उसके बाद क्या बोलेंगे, तो कि y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बोल सकते हैं इसको, और साथ साथ में क्या बोल सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन y एक्सिस बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैथमेटिकली कंपोनेंट क्या होता है ये मैंने समझाया, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, आएगा। थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, पहले इतना समझ लो, इतना समझ में आ गया है तो बाकी सब कुछ हो जाएगा गाइस। चलो शुरू करते हैं, उसके आगे की बात क्या है इसमें। अभी इस कंपोनेंट के रिलेटेड कुछ पॉइंट ऐसे पॉइंट्स है दोस्तों कि ये पॉइंट्स आपको जानने जरूरी है, बिकॉज ये चीजें ऐसी होती है ना, जब हम कोई भी वेक्टर लेके उसका कंपोनेंट आगे जाके बनाएंगे फ्यूचर में, ठीक है, ये 1 2 3 जैसा है। 1 2 3 जैसा है मतलब क्या, आपको जब बचपन में पढ़ाया जाता था 1 2 3 4 5, तब आपने कभी अपने टीचर से पूछा कि सर ये 1 2 3 क्यों सीख रहे हैं हम, इसका रियल टाइम एप्लीकेशन क्या है, उसको कहां पे यूज करेंगे। अरे भाई पहले फंडामेंटल चीजें क्लियर कर लो, फिर पता चलेगा कि कैसे उसको यूज करना होता है। ठीक है, तो अभी ये 1 2 3 वाला काम अभी चल रहा है दोस्तों, कि ये कंपोनेंट क्या होता है, उसको कैसे लिया जाता है, उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, वो सब चीजें फंडामेंटल है। जब ये चीजें दिमाग में बैठ जाएगी ना, तो जब भी मैं डायरेक्टली आपको एप्लीकेशन के बारे में बात करूंगा ना, सुर करके दिमाग में तुरंत घुस जाएगी। मतलब उसको घुसाने के लिए आपको दिक्कत नहीं होगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जहमत नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट आपके दिमाग में वो चीजें चली जाएगी। तो पहले फंडामेंटल चीजें एक बार देख लो, उसके बाद में यहाँ पे दिखाने वाला हूं कि ये कंपोनेंट का यूज क्या होता है। आज के लेक्चर में दिखाऊंगा, चिंता मत करो, लेकिन पहले इस पर्टिकुलर चीज के बारे में देख लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से है, देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डेफिनेशन ही है भाई, अब रिजोल्यूशन करो वेक्टर का और रिजोल्व करो कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। अगर वो दोनों पार्ट एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो वो रिजोल्व पार्ट को क्या बोलते हैं, हम कंपोनेंट बोलते हैं। तो मतलब कंपोनेंट को तो एक दूसरे से क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। 2D में कितने कंपोनेंट मिलेंगे, 2 कंपोनेंट मिलेंगे एक दूसरे से परपेंडिकुलर। और 3D में कितने कंपोनेंट मिलेंगे, उसमें 3 कंपोनेंट मिलेंगे, वो तीनों तीन एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, राइट। तो 2D और 3D में जितने डायमेंशन उतने कंपोनेंट। ठीक है, अब तीसरा जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके सामने 4 फिगर है,
यहाँ पे आपके सामने क्या है, 4 फिगर है और चारों फिगर के अंदर देखिए मेरे पास ये मेन वेक्टर है, ये जो डॉट कर रहा हूं ना, ये डॉट है वो हमारा ओरिजिनल वेक्टर है। और आप देख भी सकते हो उसके एरो को, एरो वो एकदम थिक वाला एरो है और बाकी जो एरो है ना वो थिक नहीं है, लेकिन अभी फिर भी मैं बता देता हूं ये आपका मेन वेक्टर है। और इस चारों केस में मैंने क्या किया है, वेक्टर के कंपोनेंट्स लिए हुए हैं, कुछ में सही है कुछ में गलत है। मतलब कंपोनेंट लेने का एक तरीका होता है यार, कोई भी ऐसे आप मन चाहे वैसे कंपोनेंट नहीं ले सकते, ठीक है। तो कंपोनेंट कैसे लिए जाते हैं आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंपोनेंट यहाँ पे सही तरीका और गलत तरीका, ये सारे तरीके यहाँ पे ABCD में दिखाए हुए हैं और आपको क्या करना है, इस चारों में से सही तरीका कौन सा है कंपाउंड लेने का वो आइडेंटिफाई करना है। तो तरीका बहुत सिंपल है, स्टेटमेंट पढ़ो तीसरे पॉइंट का, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है, ऑलवेज ट्रैप द वेक्टर इन बिटवीन देम। मतलब ओरिजिनल वेक्टर जो होता है ना वो हमेशा कंपोनेंट के बीच में ट्रैप होके रहता है। तो देखो यहाँ पे पहले फिगर में ये दोनों, ये कंपोनेंट है और ये भी कंपोनेंट है, तो ये दोनों कंपोनेंट ने क्या कर दिया, अपने ओरिजिनल वेक्टर को ट्रैप करके रखा है, उसके बीच में है, देखो है कि नहीं। वाइल दूसरी फिगर में देखो ये दो कंपोनेंट ने वेक्टर को ट्रैप नहीं किया है, वेक्टर कहीं और जा रहा है, कंपोनेंट कहीं और है। हाँ, वेक्टर अगर यहाँ पे होता, जैसा मेरा अभी ये पॉइंटर घूम रहा है, यू कैन सी दैट, तो पॉइंटर की डायरेक्शन में अगर वेक्टर होता तो मानते कि वो कंपोनेंट है, लेकिन ये दूसरा गलत है भाई, ठीक है। तीसरा भी गलत है क्योंकि अपने ओरिजिनल वेक्टर को दो कंपोनेंट जो है वो ट्रैप करने चाहिए। तो बी, सी और डी ये तीनों तीन केस में ओरिजिनल वेक्टर को बाकी के दो कंपोनेंट जो है वो ट्रैप नहीं करते भाई, दे आर नॉट ट्रैपिंग देम, ओके। अगर ट्रैप नहीं करते हैं तो गलत है। पहले केस में ही क्या होता है, ओरिजिनल वेक्टर को दो कंपोनेंट क्या करते हैं, ट्रैप करके रखते हैं। सो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि पहला मेथड जो है वो सही है, बाकी के तीनों तीन मेथड जो है वो गलत है भाई, समझे। तो ये है सही तरीका, ये गलत तरीका है भाई, ये भी गलत तरीका है और ये भी गलत तरीका है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा हाउ कंपोनेंट इज बेसिकली ट्रैपिंग द वेक्टर बिटवीन देम, ओके। तो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीका है। हाँ, तो अब आपको फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा, वेक्टर के कंपोनेंट आपको लेने पड़ेंगे, आपको खुद बनाने पड़ेंगे कंपोनेंट। और बनाने के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कंपोनेंट बनाओ तब क्या करो, वो कंपोनेंट इस तरह से बनाओ कि वो ओरिजिनल वेक्टर जिसके आप कंपोनेंट ले रहे हो वो ओरिजिनल वेक्टर क्या हो जाए, उस कंपोनेंट्स के बीच में ट्रैप हो जाए, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिखाने वाला चीज है, तो वो चीज मैं दिखाने वाला हूं। तो थोड़ा बहुत अगर प्लस माइनस कम समझ में आया है तो बेयर विथ मी फॉर अ व्हाइल, अभी आने वाला है इसका मीनिंग क्या होता है। लेकिन इतना चीज आप याद रखना, जब हम प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करेंगे ना तब मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या है। फिर देखिए, अभी मैंने बताया था पॉइंट नंबर 4 को देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे वेक्टर ए और ए एक्स एक्सिस के बीच में क्या है, थीटा है। तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, हमेशा कोसाइन कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पे पास वाला कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट, तो ए कॉस थीटा उसको लिखेंगे और बाकी जो बचा उसको क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा लिखेंगे। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। लेकिन अब दूसरी फिगर में देखिए, अल्फा यहाँ पे है, तो अल्फा किसके साथ बन रहा है, वर्टिकल एक्सिस के साथ बन रहा है। तो हमेशा एंगल के पास वाला कंपोनेंट होता है कॉस, तो एंगल अल्फा है उसके पास वाला कंपोनेंट यानी वाई कंपोनेंट, तो वाई कंपोनेंट हो जाएगा कोसाइन कंपोनेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ए कॉस अल्फा। और बाकी जो बचता है वो कंपोनेंट होता है हमेशा साइन कंपोनेंट, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ए साइन अल्फा। सिर्फ इतना याद रखो, थीटा के पास वाला कॉस, बचा वो साइन, सिर्फ इतना, ठीक है। और पॉइंट नंबर 5, vector is always equal to sum of its components of vector। अब देखो क्या है, इसके बारे में थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो यहाँ पे अपने पास एक वेक्टर है, ठीक है, यू कैन सी दिस वेक्टर ए, ये ax और ay उसके क्या है, कंपोनेंट्स है। तो इन दिस फिगर, क्या ना, इसे ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, इन दिस फिगर, ओके, मैं क्या बोल सकता हूं कि यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम,
क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वेक्टर ए जो है इज बेसिकली ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, है कि नहीं? अगर यहाँ पे O है, यहाँ पे M है, यहाँ पे N है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं OM वेक्टर प्लस ON वेक्टर, है कि नहीं? तो अल्टीमेटली लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अप्लाई करो। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम तो आप जानते हो। तो AX वेक्टर प्लस AY वेक्टर मिलके क्या बनेगा? वेक्टर A बनेगा। अब ये AX क्या है भाई? तो AX जो है वो उसका X कंपोनेंट है कि नहीं? X कंपोनेंट वेक्टर है। ध्यान से देखना, थोड़ा सा फर्क है। AX जो होता है ना, उसको बोलते हैं कंपोनेंट, और अगर AX को वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो इसको क्या बोलेंगे हम? कंपोनेंट वेक्टर बोलेंगे। ओके, कंपोनेंट वेक्टर बोलेंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे? वेक्टर A can be represented as sum of its component vectors। कंपोनेंट वेक्टर कौन कौन से हैं? तो कि AX वेक्टर एक कंपोनेंट वेक्टर है, AY वेक्टर जो है वो भी एक कंपोनेंट वेक्टर है। तो वेक्टर A can be represented as sum of its component vectors। तो हम कोई भी वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा हूं उसके कंपोनेंट वेक्टर के एडिशन के फॉर्म में। तो देखिए AX प्लस AY इज इक्वल टू, मैं फिर से यहां पे लिखता हूं, हियर वेक्टर A इज इक्वल टू AX वेक्टर प्लस AY वेक्टर। चलिए, अब ये X एक्सिस है और ये क्या है? Y एक्सिस है कि नहीं? तो क्या करेंगे? AX वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। AX वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? तो कि AX जितना, और वो कौन सी डायरेक्शन में है? X डायरेक्शन में, इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं I कैप। फिर AY वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड है AY, और वो Y डायरेक्शन में है, इसलिए मैं यहां पे लिखता हूं J कैप, है कि नहीं? तो ये हो गया एल्जिब्रिक फॉर्म ऑफ अ वेक्टर। ओके, so this is an algebraic form of vector A which is 2D वेक्टर, ठीक है? अगर 3D वेक्टर होता तो it would have been क्या हो जाता? देखते हैं क्या हो जाता। तो 3D वेक्टर होता तो उसके 3 कंपोनेंट मिलते। X डायरेक्शन के कंपोनेंट को अगर अपने AX बोलते हैं तो हम AXI लिखेंगे। Y डायरेक्शन के कंपोनेंट को AY बोलते हैं और यहाँ पे लिखेंगे AYJ। तो Z डायरेक्शन में भी एक कंपोनेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 3D है तो उसके लिए यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा भाई? AZK ऐड हो जाएगा, समझे? तो 3D वेक्टर है तो उसका एल्जिब्रिक फॉर्म कुछ ऐसा होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि व्हाट इज द एल्जिब्रिक फॉर्म ऑफ 2D एंड 3D वेक्टर, राइट? समझ में आ गया है कि नहीं आ गया? परफेक्टली भाई, बताओ यार, कम ऑन जल्दी से। आपको जैसे ही ये लेक्चर खत्म होता है ना, थोड़ा बहुत इनपुट डालना पड़ेगा आपको अपने आप। हाँ, ये चीज अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज बहुत ही ज्यादा यूटिलाइज होती है दोस्तों। चलो, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब 2D वेक्टर या 3D वेक्टर को हमने क्या कर दिया? एल्जिब्रिक फॉर्म में तो रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। चलो, इस पर्टिकुलर फिगर से हम क्या बोल सकते हैं? हियर फ्रॉम फिगर हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि वेक्टर A जो है वो है AXI प्लस AYJ, क्योंकि ये X एक्सिस है और ये क्या है? Y एक्सिस है। तो AX वेक्टर को हम क्या लिखेंगे? AXI लिखेंगे। फिर AY वेक्टर को क्या लिखेंगे? AYJ लिखेंगे, ठीक है? तो ये जो मैग्नीट्यूड है वो है AX, और ये जो मैग्नीट्यूड है वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड वो है AY।
तो चलो अब क्या किया जाए। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हियर ये जो है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो भी होगा उस मैग्नीट्यूड का अगर मैं स्क्वायर करूं तो वो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा पाइथागोरस से। तो इसके ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज गोइंग टू बी अ स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ए वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया यहां पे देखो ए का मैग्नीट्यूड है अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स कंपोनेंट ले लो उसका स्क्वायर करो, वाई कंपोनेंट लो उसका स्क्वायर करो, उन दोनों को ऐड करो, जो भी आंसर मिलेगा उसका स्क्वायर रूट निकालो। तो क्या मिल जाएगा आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। सो दिस इज व्हाट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी हैव। ओके, ये जो है वो किसका मैग्नीट्यूड है भाई, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब क्या करेंगे फॉर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। देखो मैं यहां पे टेन थीटा निकालता हूं, ये पहले जैसा ही है, हमने पहले किया हुआ है, टेन थीटा ही निकालता हूं। टेन थीटा क्या होगा भाई, ए वाई अपॉन ए एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ जल्दी से। अगर ये टेन थीटा की वैल्यू ए वाई अपॉन ए एक्स हो जाएगी तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी बताओ, टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स आ जाएगी। यू कैन सी दैट। ओके, टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स आ जाएगी और ये थीटा मुझे मिल गया। तो कहना इसे कि थीटा मिलने से मुझे वेक्टर ए की डायरेक्शन मिल गई। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि देयरफॉर वेक्टर ए इज इन द डायरेक्शन making angle theta which is equal to tan inverse ay upon ax with respect to x axis। ठीक है, मैंने यहां पे जिस तरह से वेक्टर दिखाया है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस आएगा, और जिस हिसाब जो भी क्वाड्रेंट हो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेक्टर दिखाया है मैंने, सेकंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, तो जिस रिस्पेक्ट में आपको ये अपने वेक्टर की डायरेक्शन जो निकालते थे ना वैसा ही है, नॉर्मल पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन निकालते थे वैसे ही हमको ये करना है। ठीक है, तो वेक्टर ए इज इन द डायरेक्शन मेकिंग एंगल थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या है भाई, एक्स एक्सिस। चलो इतना पता चल चुका है। अब क्या करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। चलिए, तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालें, तो देखो हियर मेरे पास क्या है, वेक्टर ए है जो है बेसिकली ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, और उसके ऊपर से मैंने क्या किया है, ए का मैग्नीट्यूड निकाल दिया विच इज बेसिकली अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अभी यूनिट वेक्टर निकालना है। नाउ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो वो यूनिट वेक्टर को अगर मैं चलो ए कैप बोलता हूं तो क्या होगा, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, है कि नहीं, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो कि वेक्टर हमारा क्या है भाई, तो कि ए एक्स आई प्लस ए वाई जे ये हमारा वेक्टर है, और डिवाइड बाय क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर करेंगे, है कि नहीं। तो फाइनल आंसर जो मुझे मिलेगा यूनिट वेक्टर का वो क्या मिलेगा, ए एक्स अपॉन ए आई प्लस ए वाई अपॉन ए जे। चलो ये हो गया यूनिट वेक्टर, है कि नहीं, ये हो गया यूनिट वेक्टर। तो इसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो समझ में आया
कोई भी वेक्टर अगर आपको दिया जाएगा तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, डायरेक्शन कैसे निकालोगे और उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, हम निकालने वाले। प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा, लेकिन पहले फॉर्मुलेशन पढ़ लो, क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी ये फॉर्मूला की आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये फॉर्मूला पहले सीख लो, फिर अपने प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, अब 2D वेक्टर की बात चल रही थी। 2D वेक्टर का तो पता चल गया कि उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे। लेकिन 3D वेक्टर का क्या करे भाई? अगर मेरे पास 3D वेक्टर है तो उसमें क्या किया जाए? तो आपके सामने देखिए फिगर भी है। ये फिगर में वेक्टर ए है, ओ एम वेक्टर इज बेसिकली वेक्टर ए। ये 3D वेक्टर है। क्यों 3D वेक्टर है भाई? तो कि इसके 3 कंपोनेंट मिलेंगे। कौन कौन से 3 कंपोनेंट मिलेंगे आप देख लो यहां पे। उसका एक कंपोनेंट मिलेगा ओपी, जो है उसकी वैल्यू कितनी है, AX। दूसरा कंपोनेंट जो मिलेगा वो होगा OQ, जिसकी वैल्यू है AY। और तीसरा कंपोनेंट मिलेगा OR, जिसकी वैल्यू है AZ। तो यहां पे इस वेक्टर के मुझे 3 कंपोनेंट्स मिल रहे हैं। ये पहला कंपोनेंट जो है वो x डायरेक्शन में है, दूसरा कंपोनेंट है वो y डायरेक्शन में है, और तीसरा कंपोनेंट है वो z डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अब क्या किया जाए? तो हमने सीखा है कि कोई भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट वेक्टर्स के एडिशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो हियर AX, AY and AZ are X, Y and Z component of vector A respectively, है कि नहीं? और उसकी वजह से अपने ऐसा लिख सकते हैं कि therefore vector A is equal to AXI plus AYJ plus AZK, ठीक है ना? ये लिख सकते हैं। और हेंस इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या होगा? तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ध्यान से देखिएगा जरा, उसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को क्या लिखते हैं देखिए, चलिए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जिसको मैं बोलूंगा ए। चलो, अब क्या? अब ध्यान से देखिएगा, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ OM। OM यहां से ये जो एंगल दिख रहा है ना भाई, ये एंगल 90 डिग्री है। ये जो एंगल दिख रहा है आपको यहाँ पे, कौन सा एंगल? MNO, दैट इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है तो पाइथागोरस लगाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? MN का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर, MN का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर, और उसका क्या करेंगे? स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तो मुझे क्या मिलेगा? A मिलेगा। चलो, अभी ON का स्क्वायर क्या होगा? तो देखो यहाँ पे ये जो है 90 डिग्री है, यानी OQ और QN के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो मैं ON के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि OQ का स्क्वायर प्लस QN का स्क्वायर। तो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट समथिंग हियर लाइक दिस। MN का स्क्वायर ऐसे ही रखो। अब ON के स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिखता हूं? OQ का स्क्वायर प्लस QN का स्क्वायर, है कि नहीं? तो मैग्नीट्यूड ऑफ A कुछ ऐसा हो गया। तो इसके ऊपर से भी देखो A क्या हो गया, A का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा? तो MN क्या है? तो MN की वैल्यू एग्जैक्टली OR के बराबर होगी कि नहीं? देख लो आप पर्टिकुलर फिगर से, MN की वैल्यू और OR की वैल्यू आपको सेम मिलेगी, और इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट MN स्क्वायर मतलब OR स्क्वायर, और OR स्क्वायर मतलब AZ स्क्वायर। सिमिलरली OQ का वैल्यू देखो, वो AY है, वो तो डायरेक्टली दिख रहा है, तो ये AY स्क्वायर हो जाएगा। और QN क्या है? Q से N का वैल्यू O से P जितना होगा OP, और QN वो दोनों सेम होंगे, और OP का वैल्यू तो AX है, तो उसकी वजह से मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? AX का स्क्वायर लिखूंगा। तो फाइनली मुझे यहाँ पे मैग्नीट्यूड मिल चुका है, विच इज बेसिकली अंडर रूट AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर प्लस AZ का स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे?
तो ये हो गया 3D वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और यहां से भी हमको क्या पता चलता है कि वेक्टर के कंपोनेंट निकालो, कंपोनेंट के स्क्वायर करो। जैसे ax का किया स्क्वायर, ay का किया स्क्वायर और az का भी हमने स्क्वायर कर दिया। वो सारे कंपोनेंट के स्क्वायर का एडिशन करके जो भी आंसर आता है उसका स्क्वायर रूट निकालो। सो दैट विल बी द वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ओके, तो आई होप कि ये कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3D हो या 2D कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, अगर z है तो प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर और उसका क्या कर दो, स्क्वायर रूट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो कि यूनिट वेक्टर तो वैसे ही मिल जाएगा। देखो मैं यहां पे ही लिख देता हूं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो कि वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर कौन सा है, तो कि वेक्टर है axi ayj प्लस azk, ये उसका वेक्टर है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कर देंगे, तो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा ax अपॉन a इंटू आई कैप, फिर ay अपॉन a इंटू जे कैप और az अपॉन a क्या हो जाएगा, k कैप हो जाएगा। ओके, इज दैट अंडरस्टूड वेरी मच। तो ये हो गया उसका यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर ऑफ अ 3D वेक्टर कैसे निकालते हैं वो भी हमने सीख लिया दोस्तों। ठीक है, लेकिन बात रह गई डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। 3D वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। पहले तो क्या होता था 2D में, वो काम आसान था। क्यों आसान था, देखो यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पे सिर्फ tan थीटा निकालना था, ay अपॉन ax करोगे तो अपने आप क्या मिल जाएगा, थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, और थीटा बताने से हमको पता चल जाता था कि ये वेक्टर ए जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है। लेकिन यहाँ पे जब 3D केस की बात चलती है तब 3D केस के अंदर ये वेक्टर का डायरेक्शन बताने के लिए सिर्फ एक एंगल काम का नहीं होगा, मतलब वन एंगल विल नॉट बी सफिशिएंट, ऐसा बोलता हूं, एक एंगल सफिशिएंट नहीं है। देखो क्या है, तो यहाँ पे 3 एंगल बोलने पड़ेंगे। मान लो ए के साथ एंगल बनता है अल्फा, ए का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो है अल्फा। इसी वेक्टर का वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है लेट अस से वो बीटा है, और इसी एक्सिस का जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो गामा है। मतलब एक वेक्टर है वो तीन एक्सिस के बीच में होगा ऐसे। ठीक है, ये 3 एक्सिस है, यू कैन सी दैट। ऐसे आप अपनी उंगली करो, ऐसे यो नहीं होता, यो यू कैन से ऐसे अपनी उंगली करो, उसके बीच में एक वेक्टर सेटअप करो, यू विल कम टू नो कि अपना जो पेन है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ 3 अलग अलग एंगल बनाएगा। एक्स के साथ अल्फा बनाता है, वाई के साथ बीटा बनाता है और जेड के साथ गामा बनाता है। मतलब जब आप ये 3 वैल्यू को फाइंड करोगे ना तब जाके क्या मिलेगा आपको, ये वेक्टर का डायरेक्शन मिलेगा। मतलब 3D वेक्टर के डायरेक्शन के लिए मुझे 3 एंगल निकालने होंगे। 2D में तो क्या होता था, सिर्फ एक एंगल निकालने के काम चल जाता था, यहाँ पे 3 एंगल निकालने पड़ेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक साइड ट्रैक करता हूं चीजों को, जरा ध्यान से देखना। ये है वेक्टर ए जो OM से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, ये है एक्स एक्सिस, और वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, एंगल अल्फा बना रहा है। तो चलिए मुझे बताइए वेक्टर ए का एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या मिलेगा। तो आप जानते हो कि थीटा के पास वाला कंपोनेंट क्या होता है, कोसाइन कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि ये कंपोनेंट जो है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगा, ए कॉस अल्फा हो जाएगा। सॉरी थीटा नहीं था यहाँ पे, ए कॉस अल्फा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट ए एक्स, जिसको मुझे क्या बोलना चाहिए, ए एक्स बोलना चाहिए। तो ए एक्स क्या मिलता है, ए कॉस अल्फा मिलता है, राइट। फिर इसी तरह से y डायरेक्शन का कंपोनेंट ढूंढो। फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर y एक्सिस के साथ, ठीक है, ये वेक्टर y एक्सिस के साथ क्या कर रहा है, बीटा जितना एंगल बना रहा है। x एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है, y एक्सिस के साथ बीटा बना रहा है और z एक्सिस के साथ गामा बना रहा है। तो हमने क्या देखा कि अगर वो x एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि उसका x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, a cos अल्फा हो जाएगा। तो मुझे यहां से cos अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिलेगी, ax अपॉन a मिल जाएगी, और फिर
अल्फा की वैल्यू मुझे मिल जाएगी कॉस इनवर्स ax अपॉन a। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ए वाई निकालूं तो मुझे ए वाई की वैल्यू मिलेगी a cos बीटा, क्योंकि ये जो वेक्टर a है वो y एक्सिस के साथ बीटा बना रहा है, x एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा था तो a cos अल्फा आया। अब y एक्सिस के साथ बीटा बना रहा है तो यहाँ पे a cos बीटा आएगा, a cos बीटा आएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे cos बीटा निकालेंगे, cos बीटा क्या हो जाएगा, ay अपॉन a हो जाएगा। और यहां से बीटा की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, cos इनवर्स ay अपॉन a मिल जाएगी। सिमिलरली अब ए जेड निकालते हैं। चलो ए जेड होगा, जेड के साथ वेक्टर ए जो है वो कौन सा एंगल बना रहा है भाई, तो कि वो गामा एंगल बना रहा है, एक्स के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ए कॉस गामा लिखना पड़ेगा, और इसकी वजह से ये कॉस गामा मिलेगा कितना, ए जेड अपॉन ए मिलेगा, और उसके ऊपर से मुझे गामा की वैल्यू मिल जाएगी, और ये गामा की वैल्यू होगी कॉस इनवर्स ए वाई अपॉन ए, ए वाई अपॉन सिर्फ ए, हाँ भाई ए एक्स जैसा नहीं है, वो थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, ए वाई अपॉन ए। चलिए तो देखिए, मेरे सिर्फ कंपोनेंट का कंसेप्ट जो मैंने पढ़ा था उस कंसेप्ट को मैंने यूज किया, और यूज करने के बाद मुझे क्या मिल गया, अल्फा बीटा गामा सबकी वैल्यू मिल गई। देखिए इट इज वेरी इजी। तो अल्फा बीटा गामा मिल गए, तो आप इस अल्फा बीटा और गामा तीन वेक्टर से आप क्या बता सकते हो, वेक्टर ए की डायरेक्शन बता सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि देयरफॉर वेक्टर ए इज इन द डायरेक्शन making alpha, beta and gamma angles with respect to x, y and z axis respectively। और ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू जो है ये इक्वेशन से मिल जाएगी। ठीक है, इतना तो आपको पता चल चुका है कि इस इक्वेशन से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। चलो अब यहाँ पे ये कॉस अल्फा की जो वैल्यू है ना, कॉस अल्फा विच इज बेसिकली ए एक्स अपॉन ए, कॉस बीटा विच इज ए वाई अपॉन ए। तो देखिए ये है एल विच इज कॉस अल्फा, जिसको अपने क्या बोलते हैं, ए एक्स अपॉन ए बोलते हैं। एम विच इज कॉस बीटा, जिसको अपने बोलते हैं ए वाई अपॉन ए। एंड एन इज इक्वल टू कॉस गामा, उसको क्या बोलते हैं, तो कि ए जेड अपॉन ए बोलते हैं। तो ये एल, एम और एन, ये तीन वैल्यू जो मुझे यहां पे मिली, ठीक है, ये तीन वैल्यू जो मुझे यहां पे मिली, उस तीन वैल्यू को क्या कहते हैं, डायरेक्शनल कोसाइंस बोला जाता है। चलो डायरेक्शनल कोसाइंस क्या होता है फिर से बताता हूं। डायरेक्शनल कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए कौन कौन सी होती है, तो कि एल, जिसको हम बोलते हैं कॉस अल्फा, और उसकी वैल्यू होती है ए एक्स अपॉन ए। फिर एम कॉस बीटा, जिसकी वैल्यू होती है ए वाई अपॉन ए। और एन कॉस गामा, जिसकी वैल्यू है ए जेड अपॉन ए। इस तीनों को क्या कहा जाता है, डायरेक्शनल कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए बोला जाता है। और डायरेक्शनल कोसाइन को यूज करके हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालते हैं, और वो अल्फा बीटा गामा अगर पता चल जाता है तो वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में हमको पता चल जाता है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर गाइस। पर पक्का पता चला कि नहीं चला, ये डायरेक्शनल कोसाइन क्या होता है, एल एम एन, इसको कहते हैं डायरेक्शनल कोसाइन। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो तीन वैल्यू है ना, ए एक्स अपॉन ए वाई अपॉन ए और ए जेड अपॉन ए, वो एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट ऑफ अ यूनिट वेक्टर ऑफ ए है। कैसे देखते हैं, चलिए। हियर यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए क्या होता है, तो आप जानते हो यूनिट वेक्टर ईटा कैप क्या होता है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड।
तो अपना वेक्टर क्या है, AXI प्लस AYJ प्लस AZK डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, A कर देंगे। तो इसका मतलब यहां से मुझे क्या पता चलेगा, ईटा कैप क्या हो जाएगा, AX अपॉन AI, फिर AY अपॉन AJ, फिर क्या आएगा प्लस, सॉरी इक्वल टू लिख दिया, प्लस आना चाहिए यहाँ पे y और यहाँ पे प्लस। चलिए AY अपॉन AJ प्लस AZ अपॉन AK, ठीक है, ये हो गया उसका यूनिट वेक्टर। अब देखिए AX अपॉन A क्या है, तो कि AX अपॉन A क्या होता है, कॉस अल्फा यानी L होता है। तो ईटा कैप क्या हो जाएगा, ये LI हो जाएगा प्लस ये MJ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, NK हो जाएगा, क्योंकि AY अपॉन A M होता है, AZ अपॉन A क्या होता है, तो कि N होता है। यू कैन सी दैट। तो मतलब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि कोई भी वेक्टर हो आप लो, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो और उस यूनिट वेक्टर के x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट को आप देखो। उस यूनिट वेक्टर के x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट को देखो तो क्या मिलेगा आपको, तो क्या मिलेगा बताओ भाई, आपको डायरेक्शनल कोसाइन मिल जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? डायरेक्शनल कोसाइन क्या होता है, LMN। वो कंपोनेंट होते हैं x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर। चलो इसके बाद क्या है, आप जानते हो अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। हियर मैग्नीट्यूड ऑफ ईटा कैप मस्ट बी 1। तो इसका मतलब ये होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईटा कैप कैसे लिख सकते हैं अपने, तो अंडर रूट हमने सीखा है, x कंपोनेंट का स्क्वायर करो प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर करो प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर करो। तो इस तरह से आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो ये तो पता है कि मुझे ये 1 होता है और ये हो जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मिलता है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, जिसको आपने क्या बोलते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। और इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, इसकी वैल्यू होती है 1, है कि नहीं भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसकी वैल्यू 1 होती है। चलो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है डायरेक्शनल कोसाइन के अंदर जो आपको याद रखना चाहिए। तो यहां पे सब कुछ खत्म हो गया डायरेक्शनल कोसाइंस के बारे में, ठीक है। तो डायरेक्शनल कोसाइन क्यों काम आती है भाई, क्यों फाइंड करते हैं, क्या जरूरत है उसकी, तो कि कोई भी वेक्टर 3D वेक्टर अगर है तो उसकी डायरेक्शन के लिए मुझे 3 एंगल चाहिए, अल्फा बीटा गामा, और तीनों एंगल की कैलकुलेशन करने के लिए मुझे जरूरत पड़ती है डायरेक्शनल कोसाइन की। और डायरेक्शनल कोसाइन कैसे ढूंढेंगे, तो कि डायरेक्शनल कोसाइन AX अपॉन A, AY अपॉन A, AZ अपॉन A से ढूंढ सकते हो, या फिर यूनिट वेक्टर निकालो और यूनिट वेक्टर के XYZ कंपोनेंट चेक कर लो, और वो जो XYZ कंपोनेंट मिलेंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, डायरेक्शनल कोसाइन हो जाएंगे। क्लियरली समझ में आ गया पक्का गाइस? तो चलो डायरेक्शनल कोसाइन के बाद एक और तरीका है डायरेक्शनल साइन। इससे भी क्या मिल जाएगा आपको, एंगल मिल जाएगा। अल्टीमेटली फाइंड करना है एंगल अल्फा बीटा और गामा। अब ये एंगल आप कॉस को यूज करके फाइंड करो तो डायरेक्शनल कोसाइन बोलेंगे, अगर वही एंगल अगर आप साइन को यूज करके फाइंड करते हो तो हम क्या बोलेंगे, उसको डायरेक्शनल साइन बोलेंगे। तो देखो ध्यान से, एक से ये एंगल गामा है, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल जो है वो बीटा है, आप सब जानते हो। तो यहां पे इतना भी हम जानते हैं कि कॉस अल्फा, जिसको अपने डायरेक्शनल कोसाइन कहते हैं, उसका वैल्यू है AX अपॉन A। तो यहां से मुझे क्या पता चल जाएगा, साइन अल्फा कितना होगा, तो आप साइन अल्फा जानते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब AX का स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो ये साइन की वैल्यू मिल जाएगी जिसको मैं बोलता हूं L डैश। कॉस बीटा क्या होगा, AY अपॉन A हो जाएगा। तो इससे क्या मिल जाएगा मुझे, साइन बीटा मिल जाएगा। साइन बीटा क्या होता है, तो कि 1 माइनस कॉस बीटा का स्क्वायर, कॉस बीटा यानी AY स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर करेंगे।
और यहाँ पे m डैश हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास देखो कॉस गामा की वैल्यू कितनी होती है, az अपॉन a होती है, और यहां से अगर हम साइन गामा फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 1 माइनस क्या, कॉस गामा का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर गामा मतलब az का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और उसको हम क्या बोलेंगे, n डैश बोलेंगे। इज दैट क्लियर? तो साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा मैंने फाइंड किया। कहां से फाइंड किया भाई, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को लेके, और उसको मैंने नाम दे दिए क्या, l डैश, m डैश और n डैश। तो हम बोल सकते हैं कि हियर l dash, m dash and n dash are directional signs of vector A, है ना। वेक्टर ए के डायरेक्शनल साइंस कौन से हैं, तो कि एल डैश, एम डैश और एन डैश है, और उसके फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे आपके सामने रख दिए हैं। ठीक है, फॉर्मूला पता चल गया है, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, इसको कहते हैं डायरेक्शनल साइन। मतलब आप साइन का वैल्यू लो, उससे अल्फा बीटा निकालो, या फिर कॉस का वैल्यू लेके उससे अल्फा बीटा निकालो, डजंट मैटर, मतलब अल्फा बीटा और गामा से है, जो क्या करता है, वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है। लेकिन दो तरीके हैं, कोई लोग कॉस से निकाल सकते हैं, कोई लोग साइन से भी निकालेंगे। तो अगर साइन से निकालना है तो ये उसके फॉर्मूला है, कॉस से निकालना है तो उसके फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन्ड है। तो ये होता है डायरेक्शनल साइन। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो हमने क्या पढ़ा था, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। ऑल्सो हमने क्या पढ़ा था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ये डायरेक्शनल साइन, सॉरी डायरेक्शनल कोसाइन के स्क्वायर का एडिशन है। एल होता है डायरेक्शनल कोसाइन, एम बी और एन बी। ठीक है, ये हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ये रिजल्ट हमने देखा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस, इसको बोलते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको बोलते हैं कॉस स्क्वायर बीटा, और इसको बोलते हैं कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। चलो कॉस स्क्वायर को अपने क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हर जगह पे अपने वही लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर बीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अब कॉस स्क्वायर गामा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो यहां से मुझे क्या मिला, देखो 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, है कि नहीं। तो यहां से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा क्या हो जाएगा बताओ, 3 माइनस 1 हो जाएगा। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि एल डैश का स्क्वायर प्लस एम डैश का स्क्वायर प्लस एन डैश का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है कि नहीं। समझ में आया कि नहीं आया, एल डैश का स्क्वायर प्लस एम डैश का स्क्वायर प्लस एन डैश का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट डायरेक्शनल साइन को यूज करके जो हमको मिलता है, वो ये रिजल्ट मिलता है। आई होप कि ये रिजल्ट आपको समझ में आया होगा, राइट। ये 2 है, इट इज 2, इट इज नॉट z। चलो, तो ये हो गया डायरेक्शनल साइन और डायरेक्शनल कोसाइन के बारे में, जो बेसिकली कोई भी वेक्टर का क्या दिखाता है, एंगल दिखाता है आपको। तो बस आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं दोस्तों। इस पर्टिकुलर लेक्चर के बाद ये जो टॉपिक हमने पढ़े हैं, ठीक है, वो टॉपिक को प्रैक्टिकली कहां पे यूटिलाइज होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। और उसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक पहले अच्छी तरह से ये लेक्चर को पढ़ लीजिए। ये लेक्चर आपको फॉर्मुलेशन के बारे में आइडिया देता है। इस फॉर्मुलेशन को प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, गुड बाय, जस्ट एंजॉय योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।